Hello students, welcome to my channel Maths Made Easy and Learn with S। आज हम क्लास 10 बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें आप ध्यान में रख के जाओगे तो यू विल स्कोर वेरी वेरी हाई। सो क्या क्या ध्यान रखना तुम्हें इस चैप्टर में। रिपीटेड क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं वो मैं बता रहा हूं। फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर सबसे पहले तुम्हें नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए जो तुमने बहुत सी क्लासेस में पढ़ा है, बट यहां पे जो स्पेशली ध्यान देना है वो 4 तरह से नंबर का ध्यान देना है। एक तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज बताओ नीचे तुम्हें कि कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर। ये 4 तरह के नंबर तुम्हें आने चाहिए। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, और जिस नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर खुद, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर में जैसे नंबर 6 है, 6 के फैक्टर क्या हुए? 1, 2, 3 एंड 6। इसके 4 फैक्टर है, इसका मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर है। अब सबसे बड़ी बात है, कॉम्पोजिट नंबर पे एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर। तो अगर हम काउंटिंग लिखते हैं तो 1, 2, 3, 4 ये नंबर है जिसका ओनली 1 फैक्टर होता है, तो ये ना कॉम्पोजिट है ना प्राइम है, तो ये यूनिक नंबर होता है। 1 इज यूनिक नंबर, तो हम इसको हटा देते हैं। इसके बाद इसके 2 फैक्टर्स हैं 1 एंड 2, इसके 2 फैक्टर्स हैं 1 एंड 3, इसका मतलब ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 4 के फैक्टर लीस्ट नंबर जिसके फैक्टर 1, 2, 4, ये वो नंबर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। लीस्ट, इससे छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसके 3 फैक्टर होते हैं। सो दिस इज द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर। तो जब भी क्वेश्चन में लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर आता है तुम्हें याद रखना होता है कि यू हैव टू टेक 4 एज ए लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर। 4 को तुम्हें लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर लेना होता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कॉम्पोजिट नंबर पे, मैं बता रहा हूं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3-4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं बता रहा हूं तुम्हें। कॉम्पोजिट नंबर 2 डिजिट का कॉम्पोजिट नंबर, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। तो 2 डिजिट्स के नंबर कहां से शुरू होते हैं? 10 से। 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 1, 2, 5, 10। इसका मतलब दिस इज द लीस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। तो जब भी कोई किसी क्वेश्चन में मेंशन होता है कि लीस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, तो तुम्हें 10 लेना है, उस टाइम तुम्हें 4 नहीं लेना है। 4 इज द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर। दुनिया का सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर 4 होता है, बट अगर 2 डिजिट मेंशन कर दे तो 10 होता है। एचसीएफ, एलसीएम की प्रॉब्लम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना तुम्हें। तो तुम्हें कॉम्पोजिट नंबर का मतलब समझ में आ गया। और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और आता है, इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट द गिवन नंबर इज ए कॉम्पोजिट नंबर, और उसको प्राइम फैक्टराइजेशन या सम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में देते हैं, जो हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। और प्राइम नंबर वो नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब 1 है वो सब नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, तो 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। सो बट 1 इज नॉट ए कॉम्पोजिट, नॉट ए प्राइम, ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, क्योंकि उसके पास एक ही फैक्टर होता है। और इन दोनों की डेफिनेशन कहती है कि इसके 2 फैक्टर होते हैं, इसके मोर देन 2 होते हैं। इसके मोर देन
टू फैक्टर्स, इसके ओनली टू फैक्टर्स, तो वन दोनों की कैटेगरी में नहीं आता। ये ध्यान रखना तुम्हें इन दो नंबर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शनल फॉर्म होती है जहां पर Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। Q जीरो होने पे ये नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए लिख देते हैं हम Q कभी जीरो नहीं हो सकता है, P अपॉन Q। अगर डेसिमल फॉर्म में देखो तो ये दो तरह से डिफाइंड होता है डेसिमल में। अगर हम किसी भी नंबर की डेसिमल फॉर्म लिखें, अगर वो टर्मिनेट हो जाता है, एक होता है टर्मिनेटिंग का मतलब होता है डिवाइड करते करते रिमाइंडर, आफ्टर सम टाइम रिमाइंडर विल कम एज ए जीरो। जीरो रिमाइंडर आ जाता है डेसिमल फॉर्म में लिखते लिखते, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो उसका मतलब होता है टर्मिनेटिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट कुछ बुक्स में रिपीटिंग लिखा होता है, कुछ रिकरिंग होता है। रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब होता है कि डिवीजन रिपीट होना शुरू हो जाता है पर कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। तो तुम्हें कैसे पता चलता है किसी भी नंबर को देख के कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा? देखो P अपॉन Q की फॉर्म में आने के बाद ये तो पता लग गया कि दिस इज ए रेशनल नंबर, ये तो पता लग गया कि दिस इज ए रेशनल नंबर, बट उसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है वो डिपेंड करता है Q के प्राइम फैक्टराइजेशन में। Q जो डिनोमिनेटर है उसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम देखें, अगर इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 और 2 and 5, ये या तो 2 कोई भी 2 फैक्टर हो या 5 फैक्टर हो या 2 and 5 बोथ आर फैक्टर्स, तो वो टर्मिनेटिंग, डेफिनेटली टर्मिनेटिंग होगा। सपोज करो तुम्हें एक नंबर दिया हुआ है 3/8, इसका मतलब 3 को हम अगर लिखें तो 2 to the power 3, तो ये डेफिनेटली टर्मिनेटिंग होगा। और तुम्हें ये भी पता लग जाएगा आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस इट विल टर्मिनेट। जितनी हाईएस्ट पावर होती है किसकी? 2 की, 3, तो ये आफ्टर 3 डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा। और इसको लिखने का तरीका ये होता है कि अगर मैं यहाँ 5 की पावर 3 से ऊपर भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 3 into 125 और यहाँ पर मुझे मिलेगा 10 to the power 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 375 डिवाइडेड बाय 1000, और इसका मतलब होता है 0.375। ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। कितने डेसिमल प्लेस के बाद? 3, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 3 थी। अब तुम्हारे दिमाग में आता कि अगर ये ऐसा होता 2 to the power 2 into 3, तब भी ये टर्मिनेट होता आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, तब भी ये टर्मिनेट होगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 फैक्टर है। 2 के अलावा कुछ भी हो बट 2 प्राइम फैक्टर है। अगर एक ऐसा नंबर होता जिसके नीचे ऐसा हो 2 to the power 2 into 5 to the power 2, तब भी ये टर्मिनेटिंग होगा। और अब ये टर्मिनेट होगा आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस, आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस। 5 या 2 में से जिसकी भी हाईएस्ट पावर होती है उतने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाता है। अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि 7/5 to the power 2, दिस इज अगेन टर्मिनेटिंग बिकॉज 5 इज ए फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट का हमें पता लग जाता है, और P अपॉन Q की फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर है, उसको हम पहली बात ये कह रहे हैं कि इस इरेशनल नंबर है उसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इरेशनल नंबर की बात करें हम तो इसको कैन नॉट बी रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म में, इस फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते, इसलिए इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। मोस्टली ये क्या होता है? रूट ऑफ द प्राइम नंबर, रूट ऑफ द प्राइम नंबर्स होते हैं वो मोस्टली इरेशनल नंबर होते हैं। डेसिमल फॉर्म में होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर डेसिमल फॉर्म में तुम देखो, डेसिमल फॉर्म में अगर कोई नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, अगर इस तरह का कोई नंबर है तो उसको हम बोलते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे ये नंबर है 2.3101001000 लाइक दिस, अगर इस तरह से कोई भी नंबर है तो दिस इज ए इरेशनल नंबर।
बिकॉज रिपीट भी नहीं होता, टर्मिनेट भी नहीं होता, तो ये इरेशनल नंबर होता है। यू अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पोजिट नंबर के बारे में। कॉम्पोजिट नंबर के बारे में जो बोर्ड में क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है वो है कि सपोज करो एक नंबर दिया है कि प्रूव दैट 7 into 6 into 5 into 3 into 1 plus 3 is a composite number। इस फॉर्म में इस तरह से नंबर दिया होगा और तुम्हें ये कहेंगे कि प्रूव दैट इट इज ए दिस इज ए कॉम्पोजिट, प्रूव दैट इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड का, बहुत बार पूछा जाता है। इस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, प्रूव दैट दिस इज ए कॉम्पोजिट नंबर। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? भाई कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? अगर किसी भी नंबर के पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्पोजिट नंबर। इस नंबर को ध्यान से देखो कि मैं अगर 3 कॉमन ले लेता हूं, सपोज करो ये हमारा नंबर ए है और ये 3 हमने कॉमन लिया, यहां क्या बचा? 7 into 6 into 5 into 1 plus 1। यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ये एक फैक्टर हो गया। तुम यहां लिख सकते हो कि इट हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर्स। कौन कौन से? एक ये है, एक ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर बनेगा वो फैक्टर होगा, और एक 1 ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर आया वो, और एक 3। इसका मतलब दे रहा 3 एटलीस्ट 3 फैक्टर है, और 3 फैक्टर होने का मतलब है कॉम्पोजिट। सो दिस इज ए कॉम्पोजिट नंबर। दिस इज ए कॉम्पोजिट नंबर। एक तरीका ये है। दूसरा मेथड ये है कि तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू, अभी अंदर मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42, 5 जा 210, 210 प्लस 211, 211 इंटू 1, तो ये हो गए 3 फैक्टर। 211 को फैक्टराइज करना है नहीं करना, प्राइम फैक्टर भी हो सकता है, कुछ फैक्टर भी हो सकते हैं, बट हमें तो इतना कॉम्पोजिट नंबर के लिए दिस इज द रिक्वायरमेंट कि 3 इंटू 211 इंटू देयर आर 3 फैक्टर्स, सो इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पोजिट नंबर के बारे में। ओके, एक और कॉम्पोजिट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूं मैं तुम्हें जो पूछा जाता है। Find HCF of least composite numbers of 2 digits and 1 digit। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड लीस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर। यहां पर तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिट नंबर, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स वो हो गया 10, एंड लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर ऑफ 1 डिजिट हो गया 4। अब तुम्हें एचसीएफ फाइंड करना आता है। एचसीएफ फाइंड करने का 2 तरीके हैं, या तो तुम फैक्टर मेथड से कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो। जो कॉमनली यूज होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करो 2 इंटू 5, और 4 के प्राइम फैक्टर फाइंड करो 2 इंटू 2। सो दिस इज कॉमन फैक्टर। सो एचसीएफ लिखने का तरीका ये होता है एचसीएफ ऑफ 10 and 4 equals to 2। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। सो कॉम्पोजिट नंबर पे ये क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ओके, जब हम एचसीएफ और एलसीएम करेंगे तब इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करूंगा, पर कॉम्पोजिट नंबर से रिलेटेड तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि कॉम्पोजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट एंड कॉम्पोजिट नंबर ऑफ लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर ऑफ लीस्ट 1 डिजिट, या लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो फर्स्ट चैप्टर में जो आता है, एक इसमें है नंबर्स के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, कॉम्पोजिट नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, इनके बारे में बता दिया। अब प्राइम नंबर्स के बारे में क्या पूछा जाता है, तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि सम ऑफ एक्सपोनेंट्स
ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। कोई भी नंबर, जैसे मान लो 240 दे दिया और कहा कि इसमें जितने प्राइम फैक्टर्स है, ध्यान से देखो, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर। तो पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 240 प्राइम फैक्टर निकालना आता है तुम्हें। 2 2 से डिविजिबल है 60, 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 30, फिर 2 से डिवाइड करोगे 15, फिर 3 से डिवाइड करोगे 5 और फिर 5 से डिवाइड करोगे 1। सो प्राइम फैक्टर ऑफ 240 को प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर लिखूं मैं तो 2 to the power 4 into 3 into 5। क्वेश्चन में क्या पूछा, ध्यान से देखो, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। तुम्हें सम ऑफ एक्सपोनेंट्स निकालना है, तो योर आंसर विल बी 4 + 1 + 1 = 6। दिस इज योर आंसर। ये कभी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, कभी 1 मार्कर में भी पूछ सकते हैं। सो ध्यान रखना तुम्हें कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। इसमें इस तरह से भी पूछते हैं कि व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 240, तो तुम्हें 4 लिखना है, और सम पूछा जाता है तो सम लिखना है। ओके, सो रीड केयरफुली एंड देन आंसर। अब हम बात करते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि कॉम्पोजिट नंबर, एवरी कॉम्पोजिट नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो तुम्हें दिया हुआ 30, ये कॉम्पोजिट नंबर है, 30 के प्राइम फैक्टर्स तुम निकालोगे तो 2 into 3 into 5। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कॉम्पोजिट नंबर एंड दिस इज यूनिक, मतलब 30 का ये होगा। बाकी दुनिया में किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से नहीं हो सकता। डेफिनेशन में आगे लिखा होता है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 into 2 into 5, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5 into 3 into 2। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये यूनिक है। सो दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हें वो यही है, बस एक्सपोनेंट या प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, इसी से रिलेटेड, फैक्टर ट्री। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड होता है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री का मतलब ये प्राइम फैक्टर्स ही तुम्हें फाइंड करने होते हैं। जैसे 48 दिया तुम्हें, सपोज करो, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 24 आ गया। फिर इसके फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 2 अगेन आ गया तो यहाँ 12 आ गया। यहां पे तुम्हारा 2 आ गया तो यहाँ पे 6 आ गया, ये 2 आ गया और ये आ गया 3। सो these are the factors, 2 into 2 into 2 into 2 into 3। You understood? प्राइम फैक्टराइजेशन ये फैक्टर ट्री होता है। अब इसमें कोई भी तुम्हें किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। ये सपोज करो एक वेरिएबल दे दिया कि x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे x दे दिया मैंने, यहाँ पर ये दे दिया कि ये y की वैल्यू क्या आएगी, ये y दे दिया। ओके, तो ये पूछ लिया था कि x क्या होगा, y क्या होगा। सो यानी 24 को 2 से डिवाइड करो, 12 आया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। यहाँ 6 है, 2 से डिवाइड करो तो ये 3 आ गया, तो y की वैल्यू 3 आ गई। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर रिपीटेडली इन द बोर्ड में एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। ये फैक्टर ट्री है। कभी कभी कहते हैं 48 का फैक्टर ट्री बनाओ, कभी कभी ये पूरा ऊपर नंबर ही दे देते हैं कि ये फाइंड करो। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ होगा तुम्हें और कहा कि ये फाइंड करो, तो ये तुम कह सकते हो ये 48 आएगा। इस तरफ से ऊपर की तरफ चलो और यू विल गेट फाइनली 48। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फैक्टर ट्री पूछा जाता है, ये बोर्ड में एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके,
अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या? एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएम एंड एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं। एक हम करते हैं फैक्टर मेथड, और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं बहुत ज्यादा बड़े मार्क्स नंबर नहीं लूंगा, छोटे नंबर लेके तुम्हें समझाता हूं। सपोज करो तुमने ले लिया 12 एंड 18, और एक और नंबर 12 एंड 18 ले लो, दो नंबर ले लिए तुमने। फैक्टर मेथड ये होता है कि 12 के फैक्टर्स लिखो 1। फैक्टर्स का मतलब है वो नंबर्स लिखो जो जिससे 12 एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आ जाए, तो 1 से डिवाइड करोगे। 1 और 12 तो नंबर फैक्टर होंगे ही होंगे। नंबर एंड इटसेल्फ आर ऑलवेज फैक्टर ऑफ ए नंबर। नंबर खुद और 1 तो हमेशा फैक्टर होते हैं, तो दो तो लिख दिए। अब तुम ट्राई करो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा। So these are the factors of the 12. Similarly 18 के फैक्टर्स लिखो 1 और 18 तो आएंगे आएंगे। इसके बाद 2, 3, 5 नहीं होता है, 6, 7, 8, 9. So these are the factors of the इन फैक्टर मेथड से हम सिर्फ एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पर कॉमन फैक्टर देखो क्या क्या है। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना तुम्हें एचसीएफ। लिखना कैसे? एचसीएफ किसका? ऑफ 12 एंड 18, 12, 18 इक्वल्स टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दीज ऑल आर कॉमन फैक्टर्स, बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा? 6। सो 6 इज योर आंसर। ये आ गया। बट इस मेथड से तुम एलसीएम फाइंड नहीं कर सकते। एलसीएम की क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उस टाइम तुम्हें मल्टीपल लिखने होंगे। क्या? 12 और 18 के मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब है टेबल्स। टेबल का मतलब है मल्टीप्लाई, 1, 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ। 12 का पहला मल्टीपल क्या? 12 इटसेल्फ। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, लाइक दिस। एक चीज का और ध्यान रखना है तुम्हें कि जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बट मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, कितने भी जा सकते हैं। 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमारा जब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आ गया है, देखो 36 और 36, तो हमें आगे लिखने की जरूरत नहीं है। और दिस इज द एलसीएम। सो एलसीएम एंड एचसीएफ। अब एक चीज और यहां एस्टेब्लिश होती है कि एचसीएफ और एलसीएम, इन दोनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, देखो एलसीएम क्या है? 36, एचसीएफ क्या है? 6। एलसीएम क्या है? 36 और एचसीएफ क्या है? 6। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं 12 इंटू 18, तो क्या मिलेगा तुम्हें? 6 216। ओके। और अगर मैं एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 6 और एलसीएम 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, तब भी मुझे मिलता है 216। टू एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तब भी मुझे क्या मिलता है? 216। इसका मतलब देयर इज ए रिलेशन बिटवीन एचसीएफ, एलसीएम एंड टू नंबर्स। और इसको मैं ये लिख सकता हूं, ये फॉर्मूला, इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये तुम्हें ध्यान से देखना है। क्या? सपोज करो हमारे पास दो नंबर है ए एंड बी। ए एंड बी आर टू नंबर्स
कोई भी दो ए एंड बी दो नंबर है, अगर मैं इस a इंटू बी लिखता हूं, दोनों नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करता हूं, तो वो किसके इक्वल होगा? एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, ए एंड बी का एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। अब यहां पर अगर तुम्हें देखा जाए तो देयर आर फोर क्वांटिटीज, नंबर ए, नंबर बी, एचसीएफ, एलसीएम। सो इसमें से तीन कोई भी क्वांटिटी तुम्हें गिवन होगी, फोर्थ यू हैव टू फाइंड आउट। अगर तुम्हें कोई भी तीन क्वांटिटी दी हुई होगी और फोर्थ तुम्हें फाइंड करनी होगी। सपोज करो ए बी दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम फाइंड कर लो। एलसीएम दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, तो एचसीएफ फाइंड कर लो। हैव यू अंडरस्टूड? इस तरह के। अच्छा, अगर तुम्हें दो, कभी कभी एग्जाम में कभी कभी कुछ दे देते हैं, देयर ए एंड बी आर टू को प्राइम, ए एंड बी आर टू को प्राइम, को प्राइम। देखो ध्यान से देखना, A and B are two co-prime and LCM of A and B, LCM of A and B तुम्हें दे दिया कुछ भी, और एक नंबर A दे दिया। सपोज करो A तुम्हें 4 दे दिया, और LCM दे दिया 28, LCM दे दिया 28 और एक नंबर दे दिया A4 और कहा कि फाइंड बी। अब तुम ये सोचोगे कि सर यहाँ तो चार क्वांटिटी थी, ए बी एचसीएफ एंड एलसीएम, हमें तो सिर्फ दो ही क्वांटिटी दी, एलसीएम दे दिया और ए दे दिया। पर यहां पर ध्यान देखो, को प्राइम नंबर, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, इसका मतलब एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 1। सो दिस इज हिडन। इस जो वर्ड लिखा हुआ को प्राइम, इसके अंदर ये लिखा हुआ है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 1। क्या को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम, इसका मतलब एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 1। ये यूज करते हुए अब तुम्हें तीन क्वांटिटी मिल गई, तो बी निकालना होगा। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा? एलसीएम ऑफ ए एंड बी 28 इंटू 1 अपॉन 4, और इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 7। तो 7 एंड तो ए कितना हो गया? ए 4 गिवन है, और बी कितना हो गया? 7। बी कितना हो गया? 7। सो इस वर्ड का ध्यान रखना कि को प्राइम नंबर का मतलब होता है उनका एचसीएफ दिया हुआ होता है तुम्हें कि को प्राइम नंबर, इसका मतलब एचसीएफ इज 1। हैव यू अंडरस्टूड? ओके। सो ये मेथड था, फैक्टर मेथड से हमने एचसीएफ निकाला और मल्टीपल मेथड से हमने एलसीएम निकाला। बट ये जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इससे तुम दोनों एक साथ निकाल सकते हो। तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कॉमनली यूज्ड होता है, वही करेंगे हम। क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दो नंबर तुम्हें सपोज करो, हम 12 और 18 ही ले लेते हैं। 12 एंड 18 दोनों के प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर ऑफ 12 क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, और प्राइम फैक्टर ऑफ 18 क्या आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूं 2 टू द पावर 2 इंटू 3, और इसको एक्सपोनेंट में लिखूं तो 2 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 2। अब तुम्हें अगर एचसीएफ निकालना है तो राइट ऑल द कॉमन फैक्टर्स। तुम्हें एचसीएफ निकालना है तो राइट एचसीएफ 12 एंड 18, तो राइट ऑल द कॉमन फैक्टर्स। 2 कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है, तो लिख दो दोनों को 2 इंटू 3 विद लीस्ट पावर। देखो 2 की लीस्ट पावर क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो 1 आएगी। 3 की लीस्ट पावर क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो 1 आएगी। सो दिस इज योर आंसर, एचसीएफ। क्या? एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 फाइंड करना है तुम्हें। तो तुम्हें क्या करना है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब पहले कॉमन फैक्टर की बात करो तो कॉमन फैक्टर, जितने भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो सब राइट ऑल द कॉमन फैक्टर्स इन प्रोडक्ट फॉर्म एंड विद देयर लीस्ट पावर। वो हमेशा क्या आएगा? एचसीएफ। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ एचसीएफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो एचसीएफ जो होता है, जितने भी नंबर्स होता है उनका एचसीएफ इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू द लीस्ट नंबर, इक्वल टू द लीस्ट नंबर।
लीस्ट नंबर। ये भी इसके बारे में है कि एचसीएफ अगर 12 एंड 18 है तो इसका ज्यादा से बड़ा एचसीएफ क्या आ सकता था, 12 आ सकता था अगर होता तो। मतलब कभी कभी होता है कि एचसीएफ इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू द लीस्ट नंबर, या तो लीस्ट नंबर से छोटा होगा या लीस्ट नंबर के बराबर हो सकता है एचसीएफ। ओके, अब हम बात करते हैं एलसीएम की। जब एलसीएम में हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की फाइंड बात कर रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18, इसमें तुम्हें ये करना है कि राइट ऑल द फैक्टर्स, ऑल टाइप ऑफ फैक्टर्स लिखना। या तो देखो 2 एंड 3 दो ही है तो 2 लिख लो, 2 into 3 विद देयर हाईएस्ट पावर। या 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 2, 3 की भी हाईएस्ट पावर कितनी है 2। अब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आंसर आ जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? सो एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स विद देयर हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स। सो दिस इज द मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम दोनों चीजें फाइंड कर सकते हैं, क्या, एचसीएफ एंड एलसीएम। एलसीएम इसके बारे में भी है कि एलसीएम ऑफ 2 or more नंबर इज ऑलवेज greater than or equals to the highest number, हाईएस्ट नंबर के बराबर हो सकता है या हाईएस्ट नंबर से बड़ा होगा। एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द हाईएस्ट नंबर। हैव यू अंडरस्टूड? सो दिस इज एचसीएफ एंड एलसीएम। अब एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जो प्रॉब्लम्स आती है वो कैसी पूछी जाती है, ये तो हमने बात करी नंबर्स की। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मोस्टली जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देके वो क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ और लाइक दिस। सपोज करो तुम्हें 2 नंबर दे दिए, बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। p is equals to a to the power 3 and b to the power 5 and q is equals to a to the power 5 and b like this। और अब तुम्हें कहा कि एलसीएम फाइंड करो या एचसीएफ फाइंड करो, इसका एचसीएफ फाइंड करो, तो लिखो एचसीएफ ऑफ p and q। मैंने क्या कहा, कॉमन फैक्टर्स लिखो, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, a और b दोनों कॉमन है। लीस्ट पावर, a की लीस्ट पावर कितनी है 3 और b की लीस्ट पावर कितनी है 1। सो दिस इज योर एचसीएफ, दिस इज एचसीएफ ऑफ p and q। तुम्हें एलसीएम पूछ लिया, एलसीएम p and q, राइट ऑल द फैक्टर्स। सपोज करो यहां पे एक नंबर और लिख देता हूं मैं, c, एक नंबर और लिख देता हूं c टू द पावर 3। एचसीएफ यही रहेगा क्योंकि कॉमन फैक्टर क्या है, a एंड b, लीस्ट पावर, a की लीस्ट पावर 3 है, b की लीस्ट पावर 1 है। सो दिस इज योर आंसर। एलसीएम ऑफ p and q, राइट ऑल द फैक्टर्स, तो ऑल द फैक्टर्स a, b एंड c विद देयर हाईएस्ट एक्सपोनेंट। हाईएस्ट एक्सपोनेंट का मतलब देखो a की पावर 3 या 5 है तो हाईएस्ट क्या हुई 5, तो यहां मैं 5 रख देता हूं। b की पावर यहाँ 1 है या 5 है तो हाईएस्ट क्या हुई 5, तो यहाँ 5 रख देता हूँ। c यहाँ एक जगह है, कॉमन की जरूरत नहीं है तो ये पावर 3। सो दिस इज एलसीएम ऑफ p and q। इस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। हैव यू अंडरस्टूड? p and q अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है तो इस तरह से तुम क्वेश्चन कर सकते हो। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन बहुत बार कभी कभी यहाँ पर ये तुम्हें दे सकता है, a इज इक्वल्स टू पी क्यू दे सकता है, b इज इक्वल्स टू यहाँ पे p की पावर 3, यहाँ पे पावर 4 क्यू की, ये किसी भी फॉर्म में दे सकता है, वो अलग बात है। ये नंबर a हो गया, अब ये हो गया, b ये हो गया, फिर पूछ लेता है एलसीएम ऑफ ए बी फाइंड करो, एचसीएफ ऑफ ए बी फाइंड करो। हैव यू अंडरस्टूड दिस? कर लोगे? चलो, सो एचसीएफ। अब तुम्हें ये है कि एचसीएफ होता है क्या और एलसीएम क्या होता है। कभी कभी ये दे देते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या ये नंबर, इस नंबर का, अगर 2 नंबर का एलसीएम तुम्हें दे दिया, सपोज करो 2 नंबर का एलसीएम तुम्हें दे दिया कि 240 है, 2 नंबर का एलसीएम 240 है, क्या उसका एचसीएफ 15 पॉसिबल है? क्या उन दोनों नंबर का एचसीएफ 15 पॉसिबल है? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहां पर क्या है कि एचसीएफ क्या होता है, अगर 2 नंबर तुम्हें दिए हुए ए एंड बी, और एलसीएम क्या होता है, ध्यान से देखना। ये एचसीएफ से दोनों डिविजिबल होंगे, ये दोनों डिविजिबल होंगे किससे,
HCF से, मतलब A इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय HCF, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय HCF, और LCM से ये डिविजिबल होता है, LCM A से डिविजिबल होता है एग्जैक्टली, LCM B से भी डिविजिबल होता है एग्जैक्टली। देखो यहां पर A एंड B बोथ आर डिविजिबल बाय HCF, यहां पे LCM इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ A एंड B। अगर ये LCM A से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये डायरेक्टली डिविजिबल होना चाहिए। अगर LCM इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय HCF तो हम कह सकते हैं कि जिन दो नंबर का LCM तुम्हें दिया हुआ है वो HCF पॉसिबल है या नहीं है। जैसे अब 240 है, मैं 240 को डिवाइड करता हूं किससे, 15 से, तो 15 1 जा 15, कितना बचा 9, और 15 6 जा 90। अब एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, इसका मतलब दो नंबर का LCM अगर 240 है तो उसका HCF 15 पॉसिबल है, क्योंकि LCM इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय HCF। नंबर तुम्हें पता नहीं है पर तुम्हें नंबर का LCM पता है कि LCM इज 240 एंड HCF इज 15। सो अगर डायरेक्ट LCM को HCF से डिवाइड करो, अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से करना, ठीक है, गॉट इट। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो HCF और LCM से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा तुम्हें जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उसमें तुम्हें ये ध्यान देना है कि क्या फाइंड करना है। तो वहां पे तुम्हें ये देखना है कि क्या पूछा है। जैसे तुम्हें कॉमन क्वेश्चन आता है कि 3 बेल्स रिंग 12 15 18 मिनट्स में, 3 बेल का जो इंटरवल है वो 12, एक बेल है जो 12 मिनट बाद बजती है, एक 15 मिनट बाद बजती है और एक 18 मिनट। तीनों बेल कब एक साथ बजेगी, मतलब पहले एक बार एक साथ बजी फिर दोबारा कब एक साथ बजेगी। तो इसका मतलब तुम्हें वो नंबर फाइंड करना विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज ऑल 3 नंबर्स। क्या तुम्हें वो नंबर फाइंड करना है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ऐसा नंबर जो 12 से डिविजिबल हो, ऐसा नंबर जो 15 से डिविजिबल हो, ऐसा नंबर जो 18 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, लीस्ट नंबर। क्या, लीस्ट नंबर, ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड करना है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 बाय 15 और बाय 18। तो इसका मतलब इन तीनों का क्या फाइंड करना तुम्हें, LCM। इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को पहले केयरफुली रीड करो, डिसाइड करो कि ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन HCF है या LCM है। अब मैं तुम्हें दूसरा क्वेश्चन बताता हूं, और आता है कि देयर आर 3 कंटेनर्स। क्या, 3 कंटेनर है, देयर आर 3 कंटेनर्स A, B और C। इसमें 40 लीटर है, इसमें 60 लीटर है, और इसमें सपोज करो 25 लीटर है। ओके, देयर आर 3 कंटेनर्स, एक में 40 लीटर मिल्क है, एक में 60 लीटर मिल्क है और एक में 25 लीटर्स मिल्क है। अब हमें यह कहा जाता है कि ऐसा एक मेजर लो, एक ऐसा मेजर लो जो इनको एग्जैक्ट नंबर में एम्प्टी कर सकता है। एग्जैक्ट नंबर का मतलब है कि जब ये एम्प्टी हो तो ना तो पीछे मिल्क बचना चाहिए और ना जो तुम्हारा मेजर है वो खाली रहना चाहिए। इसका मतलब तुम्हें ऐसा नंबर फाइंड करना है जिससे ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो, जिससे ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो, और जिससे ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो। इसका मतलब तुम्हें तीनों का क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। हैव यू अंडरस्टूड? सो रीड द प्रॉब्लम केयरफुली और पहले डिसाइड करो कि तुम्हें फाइंड क्या करना है। वो नंबर फाइंड करना है जिससे दी हुई क्वांटिटी एग्जैक्टली डिविजिबल है, या वो नंबर फाइंड करना है दी हुई क्वांटिटी से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर दी हुई क्वांटिटी से एग्जैक्टली डिविजिबल फाइंड करना है तो LCM होगा, और दी हुई क्वांटिटी एग्जैक्टली डिविजिबल है तो वो HCF फाइंड करना है। हैव यू अंडरस्टूड? तो HCF और LCM में तुम्हें ये फाइंड देखना होता है। अब HCF और LCM में एक और कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत छोटा नंबर लेके मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। जैसे कि तुम्हें ये नंबर दिया कि फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द हाईएस्ट नंबर, फाइंड द हाईएस्ट नंबर by which 15 and
15 and 29 dividing leaving 3 and 5 is a remainder रेस्पेक्टिवली। नंबर बड़ा हो सकता है, 15 और 29 की जगह कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 3 और 5 ये कह रहा है कि ऐसा हाईएस्ट नंबर निकालो जिससे इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो जब 15 को डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर बच जाए और 29 को डिवाइड करें तो क्या बच जाए 29। तो हमें क्या करना है, एक्चुअल में एचसीएफ की प्रॉब्लम है, ये एचसीएफ फाइंड करना, पर किस नंबर का। तो ये जो 15 में रिमाइंडर क्या उसको माइनस कर दो, 12 आया, और 29 में रिमाइंडर को माइनस कर दो, 24 आया। अब तुम्हें इनका एचसीएफ निकालना है, 12 एंड 24 का एचसीएफ निकालना है, और जो आएगा तुम्हारा 12 आया। अब तुम इसको डिवाइड कर देखो, 12 1 जा 12, रिमाइंडर कितना रह गया 3, 12 2 जा 24 और रिमाइंडर कितना रह गया 5। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये भी एचसीएफ के बारे में इस तरह से प्रॉब्लम पूछी जाती है। हैव यू अंडरस्टूड? एचसीएफ के बारे में और एलसीएम के बारे में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, वो हम कर रहे हैं, इस टॉपिक का जो अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, या उससे पहले प्रूफ ऑफ कॉम्पोजिट नंबर। मैंने तुम्हें बता दिया कि कॉम्पोजिट नंबर को कैसे प्रूव करना है, उस पर भी क्वेश्चन पूछा था। अब प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, ये कॉमन क्वेश्चन होता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो, प्रूव दैट किस तरह से पूछा जाता है, प्रूव दैट √3 √5 सम टाइम √2 आर इरेशनल। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। या कभी कभी ये कह सकते हैं कि 2√7 इरेशनल नंबर, कभी कभी कह सकते हैं 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ये प्रूफ देना होता है हमें, ये नंबर्स दिए होते हैं इस तरह से, और कुछ भी दिया जा सकता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से पहले तुम्हें एक चीज और समझनी होती है कि जो ऑपरेशंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल क्या होता है। अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करें तो क्या आता है, दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन क्या आता है, दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, दो रेशनल नंबर्स का डिवीजन क्या आता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, सो अगर दोनों रेशनल नंबर है तो उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल नंबर। रेशनल प्लस रेशनल रेशनल आएगा, रेशनल माइनस रेशनल रेशनल आएगा, रेशनल इनटू रेशनल प्रोडक्ट अगर फाइंड करोगे तो रेशनल आएगा, और रेशनल को रेशनल से डिवाइड करोगे तो रेशनल आएगा। ये कंसेप्ट हम यहां पर प्रूव करते हैं तब यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखना तुम्हें। दूसरा, रेशनल प्लस इरेशनल, एक नंबर रेशनल है दूसरा इरेशनल है। रेशनल माइनस इरेशनल या इरेशनल माइनस रेशनल, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है, माइनस इरेशनल, और इसकी जगह इरेशनल माइनस रेशनल कुछ भी कर सकते हैं, और रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल या इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय रेशनल, रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल और इरेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल। ये जब भी होता है तो इनका जो आंसर आएगा, सबका प्रोडक्ट जो आएगा वो ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा। एक नंबर रेशनल है, दूसरा अगर इरेशनल है और किसी भी ऑपरेशन से कनेक्ट है, वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, तो हमेशा जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल। ओके, तीसरा जो हो सकता है पॉसिबिलिटी वो क्या है, दोनों नंबर अगर इरेशनल है तो इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल। इन चारों में sometime we will get rational as a result और sometime irrational, डिपेंड करता है। तो ये दोनों आ सकते हैं। सो इसके बारे में हम जब डिसाइड करेंगे जब हमें इरेशनल नंबर पता होगा। ये हम जब डिसाइड करेंगे जब हमें इरेशनल नंबर पता होगा। किस तरह की इरेशनल है, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो समटाइम वी विल गेट रेशनल एज ए रिजल्ट एंड समटाइम वी विल गेट
इरेशनल है द रिजल्ट, बट यहाँ पे हम श्योर है कि अगर एक नंबर रेशनल है दूसरा इरेशनल है तो आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। हैव अंडरस्टूड? और यहाँ पे अगर दोनों नंबर रेशनल है तो ये जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा रेशनल आएगा। हैव अंडरस्टूड दिस? गॉट इट? तो इसका ये कंसेप्ट जो है इसको हम यहाँ यूज करते हैं, इसलिए तुम्हें इसके बारे में पता होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है। हैव अंडरस्टूड? सो ये ध्यान रखो कि अगर दोनों रेशनल है तो प्रोडक्ट क्या आएगा, और क्या रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल। और अगर दोनों इरेशनल है तब हम कुछ नहीं कह सकते, सम टाइम वी विल गेट रेशनल और सम टाइम इरेशनल एज ए रिजल्ट। बट एक रेशनल है एक इरेशनल है। सपोज करो ये नंबर है, ये तुम्हें पता है ये रेशनल है, यहां पर ये रेशनल है 2 और ये इरेशनल है। तो देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, रेशनल और इरेशनल को, तो हमें क्या मिला, इरेशनल। फिर इरेशनल में रेशनल को ऐड किया तो हमें क्या मिला, इरेशनल। तो हम कह सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। प्रूफ करने का तरीका मैं बताऊंगा, बट तुम ये कह सकते हो कि दिस इज ए इरेशनल नंबर। यहां पर देखो ये क्या है, रेशनल नंबर है, इनटू ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इरेशनल। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो ये थ्योरी हमें इस तरह के क्वेश्चन में यूज करने में। यहां पर जो प्रूव करेंगे हम वो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब है कुछ हम सपोज करके चलेंगे और फिर उसको हम फॉल्स प्रूव करेंगे। तो देखो हमारे जो रियल नंबर होते हैं, यहां पे ये कंसेप्ट क्यों लग सकता है, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं जो रियल नंबर है वो दो ही चीजों में डिवाइड किए होते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लग सकता है, अगर तीन पार्ट होते तो नहीं लगता। अब हम ये सपोज करके चलते हैं कि वो नंबर रेशनल है और वो रेशनल नहीं होता है, तो फिर वो क्या है, वो इरेशनल है। भाई दो ही तरह के नंबर हो सकते हैं ना, रेशनल एंड इरेशनल। अगर हम ये कहते हैं कि दिस नंबर इज नॉट ए रेशनल, इट मींस वो इरेशनल है। अगर एक नंबर इरेशनल नहीं है तो वो रेशनल है, अगर एक रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल है। हैव यू अंडरस्टूड? सो यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें देखो हमें इस चीज का पता है कि रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये तुम तीनों जो भी तीनों इस तरह के जो सिंगल नंबर होते हैं उसमें हम ये यूज करते हैं, और इसको तुम्हें एनसीईआरटी में स्टेप्स दिए हुए, तुम वो कर सकते हो, थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हो, पर जितने स्टेप्स लिखने उतने जरूरी होते हैं जो है। तो यहां पर हम लेट अस यूज contradiction that root 3 is a rational number। ये हमने ये कहा कि root 3 is a rational number, therefore it can be expressed as a P upon Q फॉर्म में लिख सकते हैं हमें। और यहां पे तुम्हें लिखना है where Q and P are co-prime, ये लिखना जरूरी होता है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। P and Q are co-primes and Q is not equals to 0। ओके, ये पहला स्टेप हो गया। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग दिस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे तो रूट 3 का स्क्वायर करो और इधर P अपॉन Q का स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट, क्या मिलेगा तुम्हें, 3 इज इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, और ये हो गया 3Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि P स्क्वायर है वो 3 से डिविजिबल है, क्योंकि देखो 3 इंटू समथिंग है तो 3 से डिविजिबल है। तो हम यह लिख देंगे कि सिंस P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, so it is also P is also divisible, so P is also divisible by 3। P is also divisible by P square is divisible by 3। ये थ्योरम है कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल है। क्या, किसी भी नंबर का स्क्वायर, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन नंबर इटसेल्फ विल आल्सो डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब है कि P इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब P इज ए फैक्टर ऑफ 3। तो यहां लिख सकते हो
it means P has 3 as a factor, 3 as a factor, ये लिख दिया तुमने। अब P है वो 3 है, P का फैक्टर है, इसका मतलब P इज मल्टीपल ऑफ 3। भाई 3 है वो P का फैक्टर है, इसका मतलब P क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू 3, कोई भी दूसरा नंबर ले लो, n, स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9n स्क्वायर, P स्क्वायर इज 9n स्क्वायर। अब यहां पर देखो P की जगह किसी यहां पे वैल्यू रख दो तुम, P स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा तुम्हें, क्या मिलेगा अगर इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं P स्क्वायर की, तो ये आ गया 3Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, P स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, 9n स्क्वायर, 9n स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ 3 आ गया, तो Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, क्योंकि 3 Q स्क्वायर का फैक्टर है, Q स्क्वायर के दो फैक्टर हैं, एक 3 और एक n स्क्वायर, तो Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, so Q is also divisible by 3, also divisible by 3। इसका मतलब है it means Q has 3 as a factor। देखो यहाँ P का भी 3 है वो फैक्टर है, यहाँ Q का भी हमने कर दिया फैक्टर है, बट हमने इनिशियली क्या सपोज किया था, P एंड Q आर को प्राइम, P एंड Q आर को प्राइम, मतलब देयर इज नो कॉमन फैक्टर, बट यहाँ तो तीनों 3 है वो दोनों का फैक्टर प्रूव कर दिया हमने, तो इट मींस our assumption that P and Q are co-prime is false। It concludes that P upon Q is not a rational number। हमने यही सपोज किया था रेशनल नंबर है, so it proved that √3 is a irrational number। यही लैंग्वेज तुम्हें सब जगह यूज करनी है, यही लैंग्वेज तुम्हें सब जगह यूज करनी है। क्या, किसी को भी √5 लेना है तो √5 इज इक्वल्स टू, सपोज कर लो P अपॉन Q, where P and Q are co-prime and Q is not equals to 0। फिर हम प्रूव करेंगे कि P का भी फैक्टर है 5, ये अपने आप निकलेगा, P का भी फैक्टर है 5 और Q का भी फैक्टर 5। सेम लैंग्वेज यूज करोगे, सेम स्टेटमेंट्स यूज करोगे, तो यू विल गेट दैट P हैज 5 एज ए फैक्टर, Q हैज 5 एज ए फैक्टर। इनका मतलब P एंड Q आर नॉट को-प्राइम। तो हमने इनिशियली जो सपोज किया वो फॉल्स है, वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमने हमारे एजम्पशन को, तो हम कहेंगे इट कंक्लूड्स दैट इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो जब रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर, बिकॉज हमारे पास दो रियल नंबर दो ही तरह का होता है, या तो इरेशनल होगा या रेशनल होगा। सॉरी, तो हमने जब प्रूव कर दिया कि वो रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या हुआ, इरेशनल नंबर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। पर तुम्हें जब भी कोई नंबर दिया हुआ हो तो उसको तुम जब तक सिंप्लीफाई नहीं करोगे, यू कैन नॉट से वेदर इट इज ए रेशनल और इरेशनल। ये भी ध्यान रखना तुम्हें। मैं तुम्हें एमसीक्यू में पूछे हुए कुछ क्वेश्चन है उनका बताता हूं तुम्हें कि वो कैसे। सपोज करो तुम्हें एक नंबर दिया हुआ है 5√12, ओके, प्लस 3√27 अपॉन 6√3। और मैंने पूछा कि बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है। तो तुम्हें जब इनिशियली देखोगे, ध्यान से देखो,
इनिशियली देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये इरेशनल है, पर जब तक तुम इसको सिंप्लीफाई नहीं करते वी कैन नॉट से वेदर इट इज ए रेशनल और इरेशनल। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, रूट के अंदर जो भी चीजें होती है वो लीस्ट होनी चाहिए, मतलब उसके बाद हम उसके अंदर ट्राई करो कि प्राइम नंबर आ जाए, या लीस्ट आए जिसको हम आगे नहीं कर सकते, फैक्टर जिसका रूट नहीं निकाल सकते। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 रूट 4 इंटू 3, 12 को लिख सकते हैं, प्लस 3 रूट 9 इंटू 3 अपॉन 6 रूट 3। अब यहां पर बताओ कि 4 का रूट निकल सकता है, तो क्या आएगा 5 इंटू 2 रूट 3 प्लस 9 का रूट क्या होता है 3, तो 3 इंटू 3 रूट 3 अपॉन 6 रूट 3। अब देखो ये क्या है 10 रूट 3, 10 रूट 3 प्लस ये क्या है 9 रूट 3, 9 रूट 3 अपॉन 6 रूट 3। यहां पर देखो ऊपर दो टर्म है, दोनों टर्म में क्या कॉमन है रूट 3 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 10 प्लस 9 और नीचे क्या है 6 रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया और यू विल गेट 19 अपॉन 6 एंड दिस इज ए रेशनल नंबर। सो फर्स्ट लुक में तुम लगता है तुम्हें कि इरेशनल होगा, बट सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखना होगा, तो 19/6 इज ए रेशनल नंबर। सो दिस इज ए रेशनल नंबर। तो ये कौन सा नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। हैव अंडरस्टूड दिस, गॉट इट। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे चैप्टर नंबर 1 से। ओके, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो भी मैं बता देता हूं। देखो ये जितने मैंने बेसिक चीज बताई है इन्हीं पे बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नंबर में वो कुछ भी कर देता है, कुछ प्लस माइनस, ये कुछ नंबर चेंज करेगा, बाकी लैंग्वेज चेंज कर सकता है वर्ड प्रॉब्लम पर। तुम्हें ये इतने ही बेसिक्स हैं या टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर नंबर 1 से। एक और पूछा जाता है कि सपोज करो 6 की पावर n है, ये 0 से एंड क्यों नहीं होता है, या कोई नंबर दे दिया क्या ये 0 से एंड होगा। जैसे मान लो सपोज करो तुम्हें दे दिया कि कोई नंबर है वो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 इंटू 11, ये एक नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन दे दिए और कहा कि ये बताओ ये जो नंबर इसको करेंगे तो इसमें कितने जीरोज आएंगे एंड में, या क्या इस नंबर में 0 आएगा। तो देखो 0 के लिए क्या जरूरी होता है पहले समझो। अगर 2 और 5 किसी नंबर के फैक्टर होते हैं, क्या 2 और 5, एटलीस्ट 0 के एंड करने के लिए एटलीस्ट 1 फैक्टर शुड बी 2 एंड 1 फैक्टर प्राइम फैक्टर शुड बी 5, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 10 आता है और इसका मतलब 1 0 आएगा। ओके, तो इसका मतलब है किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए उसके पास 2 और 5 शुड बी प्राइम फैक्टर। उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 5 उसके फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे यहां करो, सपोज करो 6 की पावर n, तो 2 इंटू 3 की पावर n, तो यहां पे 2 की पावर n और 3 की पावर n, इसका मतलब कितने भी पावर हो सकती है वो 2 फैक्टर होंगे और ये 3 फैक्टर होंगे, मतलब दो तरह के फैक्टर होंगे, ये 2 और 3। सो इट विल नेवर एंड विद 0, नेवर एंड्स विद 0 वट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ n, क्योंकि तुम्हारे पास यहां पे एक फैक्टर नहीं है, 5 फैक्टर नहीं है, इसलिए ये 0 से एंड नहीं होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें ये रीजन लिखा जाता है तुम्हें, क्या तुम उसको फैक्टराइज कर लो। 6 की पावर n दे दी, सपोज करो तुम्हें 8 की पावर n दे दी, तो यहां पे लिखोगे 2 की पावर 3 ऊपर पावर n, फिर निकालोगे 2 टू द पावर 3n। 2 ओनली 2 एज ए फैक्टर, ओनली 2 ही फैक्टर है, तो जब तक 5 नहीं आएगा 0 नहीं मिलेगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें तुम्हें यह पूछा है कि इस नंबर में कितने जीरो जाएंगे एंड में, तो तुम्हें यह देखना है कि 2 इंटू 5, 2 की लीस्ट पावर किसकी, इन दोनों में से 5 की, तो 3 आएगी, और यहां से हम एक 3 यूज करेंगे तो हमें मिलेगी 10 टू द पावर 3, और ये कितना मिल जाएगा 1000। इसका मतलब ये जो भी नंबर आएगा उसके एंड में कितने जीरो जाएंगे, 3 जीरो जाएंगे। नंबर कुछ भी आए मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, बट एंड में जीरोस कितने आएंगे, 3। तो तुम इस तरह से 0 फाइंड कर सकते। अगर यहां पर पावर सपोज करो यहां पे पावर 2 होती, लीस्ट पावर देखना होता तुम्हें,
तो यहां पर लिस्ट 2 पावर होती तो मैं यहां पर लेता 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, और यहां पे कितना आता है 10 टू दी पावर 2, तो ये कितने 2 जीरोज हो जाते हैं, एंड में 2 जीरोज हो जाते हैं, 3 की बजाय 2 जीरो हो जाते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो इस तरह से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, रियल नंबर से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम सेकंड चैप्टर को लेके, उसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और तुम्हें जो जो टॉपिक्स हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन करूंगा, जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है वो कराऊंगा। ओके, चलो गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आप कंटिन्यू रेगुलर वीडियो देखो, मैं बोर्ड एग्जाम से पहले पूरा कोर्स खत्म कराऊंगा। ओके, बाय, टेक केयर।